नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड अपोप्टोसिस। ठीक है, तो सेल साइकिल और अपोप्टोसिस क्या होता है? सेल साइकिल एंड अपोप्टोसिस। ठीक है, एंड अपोप्टोसिस। देखो, ये एक प्रकार का कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कोशिका के विभाजन का और कोशिका का जो अपघटन होता है उसका। क्या होता है ये हम कह सकते हैं कि एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको किसी न किसी चीज के द्वारा क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिका जो चक्र होता है, सेल साइकिल, ठीक है, उस कोशिका चक्र के बारे में बात करेंगे हम। दूसरा उसके अपोप्टोसिस के बारे में बात करें। अपोप्टोसिस का मतलब जो कोशिका का अपघटन होता है, कोशिका का डिग्रेडेशन होता है, कोशिका की मृत्यु होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस और डेथ, ये दो अलग अलग चीजें होती है वैसे तो। ठीक है, देखो, एक तो एक्सीडेंटल डेथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका हाथ कट गया, ब्लेड से कट गया, चाकू से कट गया, तो वो एक प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, वो एक एक्सीडेंटल डेथ है। ठीक है, उसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कोशिका डिवीजन होगा। कोशिका डिवीजन के बाद में कोशिका ग्रोथ करेगी, अपनी वृद्धि करेगी, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगी, रेप्लिकेशन करने के बाद में फिर से डिवीजन करेगी। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा, ये तो उन कोशिकाओं के बारे में होगा जो बारंबार विभाजन करेगी, लेकिन कुछ कोशिकाएं क्या होती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। मतलब एक कोशिका, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरिस्मेटिक सेल है, मेरिस्मेटिक सेल पेरेन्काइमा सेल में बदल गई, वो हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब उस डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है कि कोशिका आगे डिवीजन नहीं करती, तो फिर उसमें एक फेज चलती है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। उसमें उसकी रेस्टिंग फेज होती है, उसमें कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डिवीजन होने की संभावना नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में सेल एक स्पेसिफिक प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, क्या करती है, अपने आप को मार लेती है। बात समझ में आए? इस प्रोसेस को तो बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग सेल डेथ। ठीक है, और ये जो होता है सेल के साथ में अपनी उसकी मृत्यु होती है, एक नेचुरल डेथ होती है, उसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। क्लियर हो गई बात? तो अपोप्टोसिस एक प्रकार की घटना है, परिघटना है, जो एक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, कोशिका विभाजन से लेकर उसकी मृत्यु तक के जो घटनाएं होती है वो सब कुछ किस में आती है, अपोप्टोसिस के अंदर। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सेल साइकिल कोशिका का एक चक्र है जिसके थ्रू कोशिका विभाजन करती है। ठीक है, और फिर उसका अपोप्टोसिस होता है, मतलब कि उसकी डेथ होती है। ठीक है जी, चलिए तो चलते हैं हम और बात करते हैं कि ऐसा कैसे होता है, क्या क्या होता है यहाँ। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखो, सेल जो साइकिल होता है, पहले सेल साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। तो सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे हम, तो ये हमारा साइकिल है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, यहाँ से हम इस तरह से, आपने पढ़ा होगा बीएससी वगैरह के अंदर, ये एक G1 फेज होती है, फिर इसके बाद में इसके अंदर एस फेज होती है, फिर इसके बाद में G2 फेज होती है, फिर इसके बाद में एम फेज होती है। कौन सी फेज होती है? एम फेज। तो ये इसकी एम फेज है, यानी कि माइटोसिस करेगी कोशिका या मियोसिस करेगी। तो यहाँ पर हम माइटोसिस वाली बात कर रहे हैं, जो कोशिका माइटोसिस करेगी उनके बारे में ही बात करेंगे हम। ठीक है, फिर ये जो माइटोसिस वाला प्रोसीजर है, इसको भी हम चार भागों में बांट देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन आ जाता है आपका, यहाँ पर हमारा एक और छोटा सा हम पार्ट इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं G0 फेज। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये साइटोकाइनेसिस। देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है प्रोसीजर को, बड़े ध्यान से समझ लेना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और यहाँ से यहाँ तक का जो फेज आ रहा है आपका, कहाँ तक का, यहाँ तक का फेज, ये तो कहलाता है आपका, ये तो कहलाता है आपका इंटरफेज।
क्या कहलाता है, इंटरफेज। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहां से शुरू होता है आपका दूसरा फेज, थोड़ा मोटा हो गया, यहां से होता है आपका दूसरा फेज शुरू, और कहां तक होता है, यहां तक। ये कहलाता है आपका डिवीजन फेज। क्या कहलाता है ये, डिवीजन फेज। समझ में आ रहा है, ये कोशिका विभाजन आप पढ़ चुके हो, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में ये एक छोटा सा पोर्शन बच गया अपना, इसको हम बोलते हैं भैया साइटोकाइनेसिस। अब देखो इसको साइटोकाइनेसिस कैसे कहेंगे, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहां पर कहेंगे हम इसको साइटोकाइनेसिस। क्योंकि जब कोशिका विभाजन होता है तो यहां से स्टार्ट करें हम वापस दोबारा से एक बार फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं, यहां से लेकर यहां तक की प्रोसीजर। कहाँ तक की, यहाँ तक की प्रोसीजर, ये कहलाता है पूरा प्रोसीजर न्यूक्लियो या न्यूक्लियर काइनेसिस। देखो मैं सारी चीजें आपको एक इसी डायग्राम के अंदर बता देता हूँ। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। वैसे आप सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, इसमें कोई बड़ी चीज मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, केवल आपको कोशिका विभाजन पढ़ाना है मेरे को इस सेल साइकिल के अंदर। तो वो जो कोशिका विभाजन है उसको हम किस तरह से सेल साइकिल के अंदर इनपुट करते हैं, ये हमें बताना है। ये आप बीएससी में भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, केवल मैं अपोप्टोसिस बताऊंगा आपको यहाँ पर, वो थोड़ा आपका जो है नया टॉपिक रहेगा। ठीक है, पहले लेकिन हम सेल साइकिल को समझेंगे, उसके मेन पॉइंट्स को समझेंगे कि कहाँ पर अपोप्टोसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, कब सेल इस तरह का काम करते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जब कोशिकाओं की डेथ होती है तो क्या क्या चीजें होती हैं जो उसमें इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। अब ये वाला जो फेज है आपका, ये वाला फेज, ये है आपका G0 फेज। तो इसको हम थोड़ा सा कलरफुल कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम का है आगे चल के, G0 फेज। ठीक है, इस फेज को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। कौन सा फेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, चल रहा है ना, चलो ठीक। तो ये रेस्टिंग फेज होती है, और इस रेस्टिंग फेज के दौरान ही कोशिका क्या है, मर जाती है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कोशिका ग्रोथ करती है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पैदा हुआ मतलब यहाँ पर जीवन में वो पैदा हो गया, डिवीजन हो गया। ये G0 नहीं होती, G0 को आप अभी मत मानो, ये लास्ट में आएगी। ठीक है, यहाँ जीवन से उसका स्टार्ट हो गया, डिवीजन से यहाँ पैदा हुआ वो, मतलब अभी क्या है, ये बालक है, छोटा सा बच्चा है। ठीक है, मतलब कोशिका भी तरुणावस्था में, कहाँ तक रहेगी वो, तरुणावस्था में G1 तक। यहाँ पर ये सब अपनी मेटाबॉलिक क्रिया करेगी, फिर इसका रिप्रोडक्टिव सीजन आ जाएगा, मतलब 1 से 2 होना है इनको। ठीक है, तो ये इसने रिप्रोडक्शन कर लिया अपना, एक और इसके जैसा ही सेल बनाने के लिए इसने अपना न्यूक्लियर कंटेंट को कॉपी कर लिया, यहाँ पर जो भी इसका डीएनए था वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर G2 फेज आएगी, ये डिसाइड करेगी कि 2 होने हैं या नहीं होने। अब ये सब कुछ एक ही चीज, एक ही जगह पर है, एक ही अंदर है, एक ही जगह पर है, अलग अलग नहीं हो रहा है अभी। फिर यहाँ पर ये G2 डिसाइड करेगी कि इनको अलग होना है या नहीं होना है। अगर अलग होना है तो ये वाली फेज चल जाएगी, और यहाँ पर ये 2 भागों में बट जाएगी कोशिका। ठीक है, तो कोशिका 2 भागों में बट गई, इसका मतलब अब कोशिका ने दो कोशिकाएं बन गई। एक कोशिका ने अपना पूरा जीवन यापन कर लिया, इस कोशिका ने अपना पूरा जीवन जी लिया। ठीक है, अब इस कोशिका ने अपना पूरा जीवन जी लिया, तो अब इसके लिए आएगी G2, ये सॉरी G0 फेज। ये कोशिका नई बनी है, तो इसके लिए वापस से वही प्रोसीजर चलेगा, इसके लिए G1 होगी, फिर आपकी S होगी, और फिर वापस से G2 होगी। फिर इस G2 के थ्रू जो एक और कोशिका बनेगी, नेक्स्ट कोशिका जिसे हम थर्ड कोशिका कहेंगे, फिर से उसके अंदर वही G1, S और G2 चलेगी। इस तरह से एक प्रक्रम चलेगा। ठीक है, तो हर बार हर कोशिका के लिए G0 फेज आने वाली है, यानी कि ये मृत्यु वाली फेज आने वाली। तो ये इस सेल साइकिल में किस तरह से कंट्रोल की जाती है कि कोशिका मरेगी, समझ रहे हो बात को, कोशिका की डेथ कैसे होगी, नेचुरल डेथ कैसे होगी, ये सब चीज कहाँ पर कंट्रोल की जाती है, इस सेल साइकिल के दौरान ही कंट्रोल की जाती है कि कोशिका कब मरने वाली है और कब मरेगी, कितना जिएगी। ये सब कुछ इसी के अंदर डिसाइड होता है, और ये सब कुछ जेनेटिक लेवल पर डिसाइड होता है। किस लेवल पर डिसाइड होता है,
जीनेटिक लेवल पर। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मालूम होगी जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे। बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें मालूम होगी कि वास्तव में हम जो इंसान हैं, हम सही हैं। मतलब हम हमें जो भगवान ने इस तरह का बनाया है, बहुत बेटर बनाया है। लोगों को इस सेल साइकिल की वजह से ही उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो डिवीजन होता है, उस सेल साइकिल में अगर प्रॉब्लम हो जाती है एम्ब्रियोनल स्टेज के ऊपर, तो कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। उनके जो अंग होते हैं वो क्यों नहीं बन पाते हैं, किसी की आंख मोटी हो जाती है, किसी की नाक मोटी हो जाती है, किसी का क्या हो जाता है, अलग अलग तरह की सिचुएशन बनती है। तो वो सब कहाँ पर डिसाइड होता है, एम्ब्रियोनल स्टेज के ऊपर, इस सेल साइकिल के दौरान ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे ऐसी जो जो चीजें आती जाएंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखो, सेल साइकिल और अपोप्टोसिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया, ये सेल साइकिल है, जीवन है। देखो, इस जीवन में यहाँ पर एक चेक पॉइंट है, और भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक चेक पॉइंट है, इसका ध्यान रखेंगे हम। ये चेक पॉइंट डिसाइड करता है कि सेल के अंदर सिंथेसिस करने के लिए सारी चीजें बन गई है या नहीं बन गई। ठीक है, मतलब डीएनए का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक जो भी वस्तुएं हैं वो सब कुछ बनी है या नहीं बनी है, यहाँ पर एक चेक पॉइंट होगा। ठीक है, फिर अगर ये हो गया पूरा तो इस चेक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन काम करेंगी, वो आगे हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रोटीन होती है वो। ठीक है, इसके बाद में एस आ जाएगी, और एस पूरी होने के बाद में, यानी कि डीएनए का कंप्लीट रेप्लिकेशन होने के बाद में, यहाँ पर फिर से एक चेक पॉइंट आएगा। ये जितनी भी लाइनें खींची हुई सब चेक पॉइंट की लाइन है। यहाँ पर एक चेक पॉइंट आएगा, ये चेक पॉइंट डिसाइड करेगा कि सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है या नहीं हो गया। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पहले उसको सुधारा जाएगा, उसी के बाद सेल को G2 फेज में भेजा जाएगा। ठीक है, फिर आएगी G2। G2 फेज में हालांकि कोई ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें जो होती है, स्पिंडल फाइबर बनाना वगैरह, ये काम यहाँ पर होते हैं, ताकि वो ध्रुवों पर ले जा सके। अभी बताएंगे आपको। फिर अगर ये G2 को भी पास कर जाती है तो फिर एम फेज चलती है। एम फेज में भी फिर से एक चेक पॉइंट आएगा। चेक पॉइंट डिसाइड करेगा कि कंप्लीटली क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया है, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर क्रोमोसोम चले गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर सेल का साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये एक साइकिल जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, अब जब सेल रेस्टिंग फेज में जाती है, बहुत सी सेल नहीं जाती है, बहुत सी सेल वापस विभाजन करना शुरू कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मेरिस्मेटिक सेल, उनमें कोई रेस्टिंग फेज नहीं आती है, वो हमेशा डिवीजन करती रहती है, उनका काम ही यही है डिवीजन करना। तो डिवीजन करती रहती है, उनमें नहीं आती है ऐसी कोई फेज। लेकिन कुछ दूसरी कोशिकाएं जो डिफरेंशिएट हो गई है, उनमें एक फेज हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं G0 फेज। ये G0 फेज है, ये रेस्टिंग फेज है, इसमें कोशिका आराम करती है, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करती, कोई मेटाबॉलिक प्रक्रम यहाँ पर नहीं चलता है, ना प्रोलाइफरेशन होता है, कुछ भी नहीं करती, कोशिका आराम करती है। और आराम करते करते धीरे धीरे अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देती है, और उसकी जगह पर नई कोशिका अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है आपका सेल साइकिल। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ कहाँ पर, मतलब हमें पढ़ना क्या है वो कहानी हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, जो सेल साइकिल है, यहाँ पर हम लिखते हैं सेल साइकिल को हम सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। सेल साइकिल कहें या क्या कहें, हम सेल डिवीजन कहें। ठीक है, सेल साइकिल कह दो आप या सेल डिवीजन कह दो। ये एक सीरीज होती है। क्या है ये? सीरीज ऑफ इवेंट है, घटनाओं का एक प्रक्रम है, सीरीज ऑफ इवेंट। इस सीरीज ऑफ इवेंट में यूकेरियोटिक कोशिका भाग लेती है। ठीक है, और रेप्लिकेशन होता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा कुछ होता नहीं है, सेल साइकिल वाला जैसा सिस्टम यहाँ पर, जिस तरह का सिस्टम हमने यहाँ देखा वैसा नहीं होता है प्रोकैरियोट में। ठीक है, प्रोकैरियोट में डिफरेंट टाइप का होता है। हम जो भी बात करें वो किसकी कर रहे हैं, यूकेरियोट की। ठीक है, तो सीरीज ऑफ इवेंट होती है दैट टेक प्लेस इन यूकेरियोटिक सेल। कौन सी कोशिकाओं में होता है ये? यूकेरियोटिक सेल के अंदर होता है। ठीक है, और ये जो सीरीज होती है ये किस लिए की जाती है? ये की जाती है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। इसके लिए की जाएगी लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन, कोशिका के रेप्लिकेशन के लिए, मतलब कोशिका की एक नई प्रति बनाने के लिए ये किया जाता है। अब इस जो भी इवेंट होते हैं, इनको, इन इवेंट को हम दो भागों में बांटते हैं। दीज इवेंट कैन बी डिवाइडेड, कैन बी
डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में हम इनको बांट देते हैं। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटते हैं? नंबर एक, बांटते हैं हम इसको इंटरफेज के अंदर। पहला भाग क्या है हमारा? इंटरफेज। अब जो इंटरफेज हमने देखा उसमें क्या था? इंटरफेज में कौन कौन सी अवस्थाएं थी? इंटरफेज में एक तो G1 थी, एक आपकी S थी, और एक आपकी कौन सी थी? G2। ये इंटरफेज में आती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं। दूसरा भाग है इसी का, जिसको हम बोलेंगे माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, या इसी को ही हम बोलेंगे डिवीजन फेज। इसी को ही क्या बोलेंगे हम? डिवीजन फेज। और इसको भी हमने चार भागों में बांटा हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो ये दो तरह की फेज होती है हमारी यहाँ पर। अब देखो, इस जो इंटरफेज होती है, इस फेज के दौरान क्या होता है? तो जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज के दौरान कोशिका क्या करती है? अपनी ग्रोथ करती है, भोजन को एक्युमुलेट करती है ताकि वो सेल डिवीजन में भाग ले सके। ठीक है, ग्रोविंग ड्यूरिंग दिस फेज सेल ग्रो। सबसे पहले तो सेल क्या करती है? अपनी ग्रोथ करती है। दूसरा, एक्युमुलेट करती है न्यूट्रिएंट को, भोजन को संग्रहित करती है, और डुप्लीकेट होती है, एंड डुप्लीकेट, और अपने आप को क्या कर लेती है? डुप्लीकेट कर ली। किसके अंदर? इंटरफेज के दौरान। किसको करती है यहाँ पर डुप्लीकेट? वास्तव में डुप्लीकेट करती है ये इसके डीएनए को। इसका जो डीएनए होता है उसका डुप्लीकेशन करती है। इस फेज में होता है ऐसा। ठीक है, अब देखो, जो माइटोटिक फेज होती है, माइटोटिक फेज में क्या होता है? तो माइटोटिक फेज में क्या होगा? सेल दो भागों में बट जाएगी। ठीक है, सेल स्प्लिट इनटू टू, सेल अपने आप को बांटती है, तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, सेल स्प्लाइट इट सेल्फ इनटू टू पार्ट, या टू डॉटर सेल, DAUGHTER, डॉटर सेल। ठीक है, तो सेल स्प्लाइट होती है, स्प्लिट होती है, जैसा भी आप बोलते हो, स्प्लाइट या स्प्लिट, मैं स्प्लाइट ही बोलता हूँ, मेरे मुंह से यही निकलता है। सेल स्प्लिट होती है, अपने आप को स्प्लिट करती है, और दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर लेती है। ठीक है, चलिए, तो ये होता है किसके अंदर? माइटोटिक फेज के अंदर। अब ये जो साइकिल होता है वो, थोड़ी आवाज तेज हो रही है फैन की। तो इस साइकिल के द्वारा वजह से, ये जो साइकिल चलता है, इसके वजह से जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, मतलब जिनमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है और वो एक 2n सेल बन चुके हैं, एक यूकैरियोटिक 2n सेल बन चुके हैं, उनमें डिवीजन होता है, और वो डिवीजन के दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उस डेवलपमेंट के दौरान ही हमारे कौन सी सेल क्या बनाएगी बॉडी के अंदर, ये डिसाइड होता है। हेयर कौन बनाएगा, स्किन कौन बनाएगा, आंख कौन बनाएगी, नाक, मुंह, आहार नाल, आमाशय, ये सब कुछ कौन कौन सी सेल बनाएगी, ये सब कुछ एम्ब्रियोनल स्टेज के दौरान ही क्या होता है? डिसाइड होता है। ये आपने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, जूलॉजी में, सेकेंडरी किताब में। ठीक है, चलिए, तो अभी हम बात करते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो बाय दिस साइकिल फर्टिलाइज्ड एग डेवलप। ठीक है, फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो डेवलप होते हैं इनटू मैच्योर ऑर्गन। ठीक है ना, मैच्योर ऑर्गेनिज्म ऐसे लिखो। एंड उनके जो हेयर होते हैं, हेयर, स्किन, और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन, एंड इंटरनल ऑर्गन आर रीन्यूड, मतलब कि नए होते जाते हैं। पढ़ा है ना, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो कोशिकाओं के नए अंगों के निर्माण या पुराने अंगों को बदलकर नए में बदलने के लिए होता है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था छोटी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? माइटोसिस ही कर रहे हैं एक प्रकार से। और माइटोसिस में क्या होता है? नई कोशिकाओं की जगह पुरानी पुरानी कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं
आ जाती है। ठीक है, तो ये साइकिल के द्वारा ही होता है। इसमें फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, और जैसे कि हेयर हो गया, स्किन हो गया या इंटरनल ऑर्गन हो गए, वो नए होते रहते हैं, हमारे बदलते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप भोजन करते हो, भोजन करने के बाद में हमारे आमाशय के अंदर भोजन पचता है, लेकिन जिस दिन हमें व्रत होता है या आप जिस दिन फास्ट करते हो, ठीक है, उस दिन हमें भोजन की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन हमारी सेल को भोजन नहीं मिलता, तो हमारी सेल खुद ही डिग्रेड होना शुरू कर देती है। आस-पास की कोशिकाओं को वो खाना शुरू कर देती है। ठीक है? इस वजह से हमारी नई कोशिकाएँ आ जाती है, नई कोशिकाएँ आ जाती है तो उनमें नए रसांकुर होते हैं, वो जल्दी-जल्दी पाचन करती है, नए रस स्रावित करती है। इसलिए 8 दिन में 1 दिन भोजन नहीं करते, है ना? ऐसा रूल बनाया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा, बहुत ही दिमाग लगा के ऐसा सिस्टम तैयार किया था उन्होंने। लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, मॉडिफ़ाई कर दिया गया है, अब रोज़ ही व्रत करते हैं लोग, जो गलत है। ठीक है? इससे क्या होता है कि हमारी सेल रिन्यू ना होकर वो एक हैबिचुअल हो जाती है बार-बार अपनी सेल को डिग्रेड करने की। और अधिकतर कैंसर के कारण भी यही होते हैं। ठीक है? जो कैंसर होता है लोगों के अंदर, जो ये समझते हैं कि भई हम तो कोई तम्बाकू, शराब, गुटखा इस तरह की कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें कैंसर हो गया, कैस इसका कारण क्या है? तो इसके कारण केवल बाहर के वातावरण में पाए जाने वाले केमिकल ही नहीं है, हमारी गलत हैबिट भी है। ठीक है? और उसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये फास्टिंग। वो आपको आगे चल के मालूम पड़ जाएगा कि हमारी सेल किस तरह से हैबिचुअल हो जाती है ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है? हालाँकि फास्ट करना कोई गलत नहीं है, लेकिन बार-बार करना गलत है। फास्ट करो 1 दिन, 8 दिन में 1 दिन, और वो भी कुछ समय के लिए, क्योंकि बॉडी को देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है? तो बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है। चलो आगे पता लग जाएगा आपको, सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएँगी धीरे-धीरे। चलिए, तो देखो, अब बात करते हैं हम फेज ऑफ साइकिल की, कि सेल साइकिल में कौन-कौन से फेज होते हैं, ठीक है? फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, आपने ऊपर भी देखा होगा, दोबारा से फिर हम बनाएँगे उसको। यही फेज कहलाते हैं सेल साइकिल के, ठीक है? तो अगर सेल साइकिल वाला क्वेश्चन आ जाए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना तुरंत बना दोगे। पहले बनाना है G1, याद रखना है G1, इसको हम गैप फेज भी बोलते हैं, ठीक है? S जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, दूसरा G2, फिर इसके बाद में आप बना दोगे माइटोसिस वाला फेज, जिसको हम बोलेंगे माइटोसिस या एम फेज, और फिर आप बना दोगे साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर लिखना है इसको। ये आ गया आपका इंटरफ़ेज़, यहाँ से और यहाँ से डिवीज़न फ़ेज़, ठीक है? वही बात है, यहाँ एस फ़ेज़ में होता है इसमें डीएनए का सिंथेसिस, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ़ेज़ बोलते हैं। जी1 फ़ेज़, एस फ़ेज़, जी2 फ़ेज़, एम फ़ेज़, इसको क्या बोलते हैं? एम फ़ेज़, ठीक है? और इसको साइटोकाइनेसिस। तो जो सेल साइकिल होता है, द सेल साइकिल कंसिस्ट 4 डिस्टिंक्ट फ़ेज़, 4 डिस्टिंक्ट फ़ेज़ में बँटा होता है। कौन-कौन सी? जी1, एस, जी2 और एम, ठीक है? कौन-कौन सी फ़ेज़ है ये? 4, जी1, एस, इनको सीरीज़ से याद रखना, जी2 और फिर एम, ठीक है? ये तीनों जो फ़ेज़ होती है, ये तो इंटरफ़ेज़ कहलाती हैं। इनको तो हम क्या बोलते हैं? इंटरफ़ेज़ बोलते हैं, अंतरावस्था हिंदी में बोलते हैं। इसको एम जो फ़ेज़ होती है, इसको डिवीज़न फ़ेज़ या विभाजन अवस्था बोलते हैं। ये कौन-सी होती है? डिवीज़न फ़ेज़ होती है, ठीक है? इस ये इंटरफ़ेज़ जो होती है, इसको हम एक और नाम देते हैं, गैप फ़ेज़ या फिर ग्रोथ फ़ेज़, ठीक है? कौन-सी फ़ेज़ बोलते हैं? ग्रोथ फ़ेज़, क्योंकि इस फ़ेज़ में ग्रोथ होती है, इसलिए इसको ग्रोथ फ़ेज़ भी बोलते हैं। इसमें डिवीज़न नहीं होता है, इसलिए हम इसको गैप फ़ेज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है, जो चल रहा है, जी1 से लेके एस तक, ये गैप है। किसके लिए? डिवीज़न के लिए। डिवीज़न नहीं हो रहा है यहाँ पर, मतलब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा, कोशिका प्रोलाइफरेट कर रही है, इसलिए इन सभी अवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं? जी1 बोलते हैं। जैसे जी1 है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं होता, बस केवल एंजाइम जो आवश्यक होते हैं, प्रोटीन वगैरह, वो बनाए जाते हैं। इसी तरह जी2 में भी वही होता है, केवल एस फ़ेज़ के अंदर ही क्या होता है? सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको एस नाम दिया गया है। बाकी ये सब कुछ क्या है? ये भी गैप फ़ेज़ है, ये भी गैप फ़ेज़ है। ये भी ग्रोथ फेज है, ये भी ग्रोथ फेज है। ग्रोथ यहाँ भी नहीं होती, ग्रोथ यहाँ भी होती है, ग्रोथ यहाँ भी होती है। ठीक है सेल की? चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जी1 फेज के अंदर क्या होता है देखो। तो जी1 फेज जो होती है आपकी,
इस जीवन फेज को हम वही बात कर लें कि जीवन को गैप 1 बोल सकते हैं आप, या फिर ग्रोथ 1 फेज बोल सकते हो, ठीक है? ग्रोथ 1 फेज या जीवन फेज या गैप 1 फेज बोल सकते हो, ठीक है? ये पहली अवस्था होती है भाई। कौन सी अवस्था होती है? फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट फेज या फर्स्ट स्टेज लिख दो, फर्स्ट फेज लिख दो, क्योंकि फेज बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट फेज होती है किसकी? इंटरफेज की। जो इंटरफेज अवस्था होती है, उस अवस्था की ये पहली अवस्था होती है, ठीक है? अब देखो, इस फेज के दौरान, इस अवस्था के दौरान क्या होता है? बायोसिंथेसिस होता है। बायोसिंथेसिस एक्टिविटीज होती है, मतलब यहाँ पर जैव संश्लेषण किया जाता है, पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, एक्टिविटीज, ठीक है? बायोसिंथेसिस एक्टिविटीज की जाती है, मतलब कि जैव संश्लेषण किया जाता है, ठीक है? इस जैव संश्लेषण के दौरान बहुत सारे एंजाइम बनाए जाते हैं, वेरियस एंजाइम, ठीक है? वो क्या किया जाता है? सिंथेसाइज किया जाता है। बहुत सारे एंजाइम को संश्लेषित किया जाता है, जो कि रिक्वायर होते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं, ये रिक्वायर होते हैं कहाँ पर? रिक्वायर इन एस फेज, जो कि एस फेज के दौरान जो है काम आएंगे हमारे। किस एस फेज में क्या काम आएंगे? ये डीएनए रेप्लिकेशन में, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। जब एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उस समय ये काम आएंगे एंजाइम, तो ये बनाए जाते हैं। तो क्या 3 काम याद रखने हैं इसके? पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये इंटरफेज की पहली अवस्था होती है, यहाँ पर जैव संश्लेषण अभिक्रियाएं होती है, बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज, और दूसरा बहुत सारे एंजाइम तैयार किए जाते हैं जो कि एस फेज में काम आते हैं डीएनए के संश्लेषण के, ठीक है? तो ये हो गई हमारी G1 फेज। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एस फेज की। एस फेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो एस फेज में भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर जो है डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है। डीएनए का सिंथेसिस का मतलब है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एक चीज और लिख देते हैं अपने यहाँ पर, डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है यहाँ, ठीक है? अब ये जो फेज होती है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पर जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है। मतलब इस डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए का अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, डबल। लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्लॉइडी जो है वो डबल नहीं होती। जैसे हमारे पास 2n सेल थी, 2n सेल में 4 क्रोमोसोम थे। ध्यान से बात समझना, ठीक है? 2n सेल थी, 2n सेल में कितने क्रोमोसोम थे भाई? 4 क्रोमोसोम थे, ठीक है? जब इसका एस फेज में आई है, ये किस फेज में आई? एस फेज में आई, तो ये रहेगी फिर भी 2n सेल, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। मतलब इन क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम का जो डीएनए है उसका अमाउंट 8 डीएनए के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये इसकी प्लॉइडी नहीं बदलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? कि प्लॉइडी बदलती है या नहीं बदलती है। तो प्लॉइडी यहाँ पर नहीं बदलती है। ऐसा नहीं है कि 2 गुना सेल जो है वो 4 4n हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है ना। 4n नहीं होती है, वो 2n ही रहती है, लेकिन डीएनए का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ये बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है ये सवाल, ठीक है? कि सर फिर जब गुणसूत्र 4 थे अब 8 हो गए, मतलब 4 गुणसूत्र का डीएनए था और वो 8 गुणसूत्र के डीएनए के बराबर हो गए, तो इसका मतलब इसकी प्लॉइडी चेंज हो गई, इसमें तो गुणसूत्र बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र नहीं बढ़ते। देखो, गुणसूत्र जो होता है ना शब्द, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं ना, वो केवल मेटाफेज के अंदर नजर आता है। किसमें नजर आता है? मेटाफेज के अंदर, ठीक है? तो जब आप मेटाफेज स्टेज को देखोगे ना, तो आधे एक ध्रुव की तरफ नजर आएंगे आपको, दूसरे ध्रुव की तरफ नजर आएंगे। रहेंगे तो मेटाफेज पे, लेकिन आधों का सिरा किधर होगा? उधर एक पोल पर, और आधों का सिरा होगा दूसरे पोल की साइड में। इसलिए वहां पर भी प्लॉइडी नहीं चेंज होती है। तो ये ध्यान रखना है, प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, केवल अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो डबल हो जाता है। गुणसूत्रों की संख्या तो वही रहेगी, ठीक है? लेकिन गुणसूत्र कैसे हो जाएंगे? डबल डबल हो जाएंगे, आपस में जोड़े बना लेंगे, अलग अलग नहीं होंगे, वो जोड़ों में रहेंगे। तो जोड़ों में रहेंगे, इस वजह से वो साथ साथ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, तो प्लॉइडी वही की वही रहेगी, ठीक है? देखो, 46 गुणसूत्र रहेंगे हमारे पास। यहाँ पर 2n सेल है, 2n सेल में एक कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं हमारे? 2n सेल के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पर 46 गुणसूत्र है, तो 46 दुआ 92 गुणसूत्र का अपने पास क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक गुणसूत्र, जैसे ये गुणसूत्र था 1, अब ये गुणसूत्र हो गया 2, ऐसे बन गया है, ऐसे वाला गुणसूत्र बन गया है, ठीक है? मतलब ये
इस तरह का बन गया बाइपोलर, ठीक है, डायड जैसा बन गया, इसको आप बोलोगे डायड, जिसमें दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक ही गिना जाएगा, दो नहीं गिने जाएंगे, जुड़ा हुआ है ना एक जगह पर, इसलिए एक ही रहेगा। तो प्लोइडी चेंज नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है, छोटे बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं इसके बारे में, 11th-12th के बच्चों के बहुत सवाल होते हैं। जब आप 11th-12th पढ़ाने जाओगे ना, क्योंकि अब तो जाना ही पड़ेगा आपको, तो ऐसी चीजें बार बार आपको कचोटे की दिमाग में ऐसी सुइयां कुछ आएंगी कि सर ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, है ना। तो इसलिए मैंने आपका ये कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर दिया एक बार। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा भाई? डबल हो जाएगा। और जो रेट है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की, वो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन कुछ प्रोटीन जो है यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसको हम बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। और वो बहुत जरूरी है हिस्टोन प्रोटीन। उस हिस्टोन प्रोटीन की बदौलत ही जो हमारा डीएनए होगा, जो डीएनए होगा इस तरह से फैला हुआ न्यूक्लियस के अंदर, वो क्रोमोसोम में बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, देखो मैं आपको सेल डिवीजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। इस गलतफहमी मत रखना कि मैं सेल डिवीजन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सेल साइकिल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चीजें सारी बताऊंगा मैं। तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन है, एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होता है इन द सेल, वो क्या होता है, लो हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है, संख्या उसका जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, कुल मिलाकर गति धीमी हो जाती है, आप ही कह सकते हो। ठीक है, कम हो गया। लेकिन क्या होता है, स्टोन जो प्रोटीन होती है, बट बट लगाओ यहाँ पर, बट स्टोन प्रोटीन का क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, स्टोन प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। ये चीज याद रखना, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं इससे, हिस्टोन प्रोटीन का प्रोडक्शन कौन सी फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। ठीक है, बस ये एक ही प्रोटीन है जिसका यहाँ पर फेज, इस फेज में प्रोडक्शन होता है, बाकी तो सब कुछ यहाँ पर क्या होता है, बंद हो जाता है, बिल्कुल क्लोज। ठीक है, ये हो गई आपकी एस फेज। अब एस फेज के बाद में आती है हमारी G2 फेज, एक और फेज आती है हमारी एस फेज के बाद में, जिसको हम बोलते हैं G2 फेज। तो G2 फेज के दौरान जो है क्या होता है, देखो यहाँ पर बात करेंगे हम G2 फेज की। तो जो G2 फेज होती है, एक तो अपनी G0 फेज आएगी, बाद में उसकी भी बात करेंगे हम, पहले हम बात करते हैं G2 फेज की। तो जो G2 फेज होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक सेकेंड। ठीक, तो G2 फेज की हम बात करेंगे। G2 फेज में क्या होता है, देखो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो रिक्वायर होती है आगे सेल डिवीजन के लिए, वो यहाँ पर बनती है, जैसे कि स्पिंडल फाइबर के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में सम इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो होती है वो सिंथेसाइज होती है। ठीक है, ये जो प्रोटीन होती है ये क्या करती है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का प्रोडक्शन करती है, प्रोटीन, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पर प्रोटीन का ये प्रोडक्शन रोक दिया जाए तो क्या होगा, अगर यहाँ पर इस प्रोटीन के प्रोडक्शन को हम रोक देंगे ना, तो सेल डिवीजन नहीं करेगी, तो फिर सेल मरेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो फिर वो सेल माइटोसिस में नहीं जाएगी और उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी डेथ करनी ही पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी उसकी। तो अगर यहाँ पर इनहिबिशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है ये, मतलब यही तो डिसाइड करती है। देखो G2 हमने कहा था ना, याद है आपको, G2 डिसाइड करेगी भाई, ये G2 ही डिसाइड करेगी। यहाँ पर हमने ऊपर वाले बात की थी कि ये G2 वाली जो फेज है यही डिसाइड करेगी आपकी कि एम फेज आनी है या नहीं आनी है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो फिर एम फेज नहीं आएगी, प्रोटीन कम बनी तो भी एम फेज नहीं आएगी और सेल को अपप्टोसिस में जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पर, अगर इनहिबिशन हो जाता है, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग G2 फेज, G2 फेज के दौरान प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो जाए, इनहिबिशन हो जाए, तो जो सेल होती है, सेल को माइटोसिस में जाने से रोका जाएगा। तो ड्यूरिंग G2 फेज, ठीक है, प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस, माइटोसिस में जाने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा काम ही है G0 फेज वाला। हालांकि हमारा तो हर जगह ही काम रहेगा यहाँ पर, इस फेज के अंदर जितनी भी फेज है हर जगह में बहुत ही सावधानी से गुजरना पड़ता है, हमारी कोशिकाओं को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी गलती रह गई, एक भी प्रोटीन अगर गड़बड़ कर गई तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ठीक है, चलो अब आती है हमारे पास G0 फेज। G0 फेज जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से क्यूसेंट या सेंसेंट फेज होती है। G0 फेज को हम बोलते हैं क्यूसेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेंसेंट फेज। ठीक है, कौन सी फेज बोलते हैं हम इसको, सेंसेंट, यानी कि वृद्धावस्था की, वृद्धा अवस्था, कोशिका की, कोशिका का बुढ़ापा समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, शांत अवस्था, क्यूसेंट का मतलब शांत और सेंसेंट का मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था या मैच्योर, कंप्लीट मैच्योर फेज। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोलाइफरेशन नहीं होता, नो प्रोलाइफरेशन, मतलब कि कोई वृद्धि नहीं करती है सेल, कोई उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, जो था वही रहता है, बस उसी को ही डिग्रेड किया जाता है। ठीक है, ये ऐसी कोशिकाओं में पाया जाता है जो फुल्ली डिफरेंशिएट होती है। ठीक है ना, इट अकर इन दोज सेल विच आर फुल्ली क्या हो, डिफरेंशिएट हो, फुल्ली डिफरेंशिएटेड हो, कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड जो सेल होगी उसके अंदर ये सारी चीज पाई जाएगी। ठीक है, ये एक प्रकार से सेल्फ डिस्ट्रक्शन या डैमेज, अपने आप को डैमेज करने वाली अवस्था होती है। ठीक है, कैसी अवस्था होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली अवस्था होती है। ठीक है, या फिर इसी के अंदर क्या किया जाता है, डैमेज किया जाता है सेल को, सेल को डैमेज्ड सेल बाय अपोप्टोसिस, एक प्रोसेस के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, अपोप्टोसिस, एक प्रोसेस के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है कोशिका को, वो अवस्था होती है आपकी G0 फेज। ठीक है, चलिए अब आती है हमारी M फेज, जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से डिवीजन होगा और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, हमने G0 पहले बाद में आने वाली थी, वो पहले पढ़ ली है, क्योंकि हमने G1 G2 और इसके हिसाब से पढ़ा है इसको ना। ठीक है, अब आ गई हमारी एम फेज। एम फेज जो है, ये आपकी जो एम फेज होती है, ये न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि केंद्रक का विभाजन। ठीक है, अभी मैं सारी चीज डायग्राम से भी समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन या आप इसको क्या बोल सकते हो, कैरियोकाइनेसिस बोल सकते हो। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होता है, और इसी के बाद में यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या फिर आप इसको बोल सकते हो साइटोकाइनेसिस। वैसे तो ये दोनों चीजें एक में ही गिनी जाती है, लेकिन ये पढ़ने में हम इनको अलग अलग ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इस अवस्था के दौरान जो है, जो साइटोकाइनेसिस होता है, जो साइटोकाइनेसिस होता है, पहले तो हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन की बात करते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर जो होता है,
4 फेज होती है इसके अंदर। कितनी फेज होती है? 4 फेज में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है? 4 जो है सब फेज, इस एम फेज की 4 क्या होती हैं? ये सब फेज होती है, उप अवस्थाएं होती है। 4 क्या होती है? ये सब फेज होती हैं, ठीक है? और ये 4 सब फेज कौन कौन सी होती है आपकी? ये 4 सब फेज होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर लास्टली आपकी टीलोफेज। ये दिख नहीं रहा तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, टीलोफेज, ठीक है? अब ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या साइटोकाइनेसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर अ, नई सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है या कोशिका के अंदर खांच का फॉर्मेशन होता है। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। अगर सेल एनिमल की सेल है तो यहाँ पर फर्रो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, और अगर सेल प्लांट की सेल है तो यहाँ पर सेल प्लेट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। सेल प्लेट मेथड के थ्रू होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका क्या होता है? सेल साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब सेल साइकिल वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारी कहानी लिखनी है विद डायग्राम। अब डायग्राम तो बनाया नहीं, बना दिया एक साइकिल वाला डायग्राम, वही काफ़ी है, ठीक है? वही डायग्राम आपको उसमें बनाना है और ये सारी चीज़ें लिखनी। कोशिका विभाजन नहीं पूछा गया आपसे, है ना? आपसे क्या पूछा गया? कोशिका चक्र क्या होता है? व्हाट इज ए सेल साइकिल? डिफाइन द ऑल फेज, ठीक है? तो आपको सारी फेज दर्शानी है, जी वन एस, जी2 और एम फेज, ठीक है? हाँ, अगर सेल डिवीजन पूछता आपसे तो फिर आपको उन अवस्थाओं के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखने के बाद में आपको प्रोफेज, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, सारी चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है? अगर सेल डिवीजन पूछता है। और ये सेल डिवीजन हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो सेल डिवीजन है वास्तव में वो न्यूक्लियर डिवीजन है, और ये न्यूक्लियर डिवीजन ही हम माइटोसिस और मियोसिस के दौरान लिखते हैं, ठीक है भैया? समझ में आ गई बात? अब आगे हम कल इसी का ही आगे वाला पार्ट जो है वो बात करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल साइकिल को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो कंट्रोल करने वाले प्रोटीन है उनके बारे में बात करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।